हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में जो है फिजिक्स में मैंने आवेश के विषय में कुछ जानकारी आपको दे दी थी। तो आवेश की जो प्रॉपर्टी है, ठीक, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं कि आज जो है आवेश के कौन कौन से जो है गुण है या जो है इनकी कौन कौन सी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है। ठीक, चार्ज की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के विषय में अध्ययन करते हैं आज हम। भौतिक विज्ञान, ठीक, इसमें हम पढ़ेंगे चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में हम बात करें पहले कि अट्रैक्शन की। ठीक, देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, अट्रैक्शन की होती है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन की होती है। देखिए जो प्रॉपर्टी है चार्ज की, अट्रैक्शन और रिपल्शन की, मैं इसमें बता दूं। देखिए आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण जो है आवेश में होता है, और यह गुण जो है आवेशों के प्रजाति पर निर्भर करता है। जैसे सजातीय होंगे तो उसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्लस प्लस में क्या होगा, प्रतिकर्षण। माइनस माइनस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, इसी प्रकार से माइनस माइनस में यदि जो है दोनों आवेश माइनस माइनस यानी कि नेगेटिव नेगेटिव हैं तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और अगर विजातीय आवेश हैं, जैसे एक धन है, धनावेश है, दूसरा ऋणावेश है, तो क्या होगा, सदैव आकर्षण होगा। ये जो है ये प्रॉपर्टी किसकी है, चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की। जब अगर मैं बात करूं सेकंड प्रॉपर्टी की, तो सेकंड प्रॉपर्टी में क्या आता है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए लॉ ऑफ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसे कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। देखिए आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार ना तो कोई आवेश उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उस आवेश को नष्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब आवेश को केवल एक रूप से दूसरे रूप में या एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यही कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का लॉ है। ठीक है, अब देखिए कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे इसमें अगर मैं मान लूं रेशम, बाय एग्जांपल की बात कर ली जाए कि अगर जो है एबोनाइट को बिल्ली की खाल पे रगड़ा जाता है, तो एबोनाइट पे जितना चार्ज आएगा पॉजिटिव, उतना ही नेगेटिव चार्ज बिल्ली की खाल पे जाएगा। या इस पे अगर नेगेटिव आ रहा है तो जितना नेगेटिव एक वस्तु पर आ रहा है, या कांच को रेशम पे लगाने पर अगर कांच पे जितना चार्ज आ रहा है, सेम उतनी ही चार्ज की मात्रा जो है रेशम पर भी आएगी। ये कंजर्वेशन ऑफ जो है इलेक्ट्रिक चार्ज ही है। ठीक है, दूसरी की बात की जाए तो जैसे होता है पेयर प्रोडक्शन होता है। पेयर प्रोडक्शन की बात की जाए, जो इसे कहते हैं कि युग्म उत्पादन, पेयर प्रोडक्शन की बात की जाए तो देखिए पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई नाभिक है, ठीक है, और वो नाभिक गामा, ठीक है, गामा फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर वो नाभिक गामा जो है फोटोन को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, जिसकी एनर्जी तकरीबन 1.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास नियर अबाउट होती है। खैर मान लीजिए कि अगर कोई नाभिक जो है गामा फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो प्रोड्यूस भी करेगा। तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर देगा, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। अब देखिए एक प्लस यहाँ एक माइनस यहाँ, टोटल आवेश क्या हो गया, जीरो हो गया। गामा पे कितना आवेश है, शून्य आवेश है। तो कहने का मतलब आवेश नहीं बदला, आवेश नहीं बदला, गामा पे कोई आवेश नहीं था। अगर इसको कोई नाभिक एब्जॉर्ब कर लिया तो वो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रिमूव भी तो करेगा। तो जो आवेश होगा टोटल वो क्या होगा, शून्य ही होगा। तो कहने का मतलब आवेश का का नियम लागू हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम बात करें कि जो है पेयर एनिहिलेशन की बात करें, पेयर एनिहिलेशन यानी कि युग्म विनाश की बात की जाए, देखिए युग्म विनाश में क्या होता है, जब एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपस में करीब आते हैं तो वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी कि विनाश कर देते हैं दूसरे का। और विनाश करने के बाद जो बनता है वो दो गामा फोटॉन बनते हैं। कैसे, अगर जो है एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन करीब करीब आ रहे हैं, ये जो है दो
गामा फोटोन का जनरेशन करते हैं या एमिट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, टोटल क्या हो गया 0, इधर भी 0 है, ये है ऑलरेडी। तो कहने का मतलब अगर जो है पेयर एनिहिलेशन की बात की जाए, तो जब पेयर एनिहिलेशन होता है तो उसके बाद प्रोड्यूस हुए गामा पर भी कोई आवेश नहीं आता है, यानी कि आवेश की जो मात्रा है वो समान रहती है। यही रूल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की, कि वेलोसिटी का क्या इफेक्ट होता है चार्ज पे। तो वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता, साफ साफ वेलोसिटी का चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर हम बात करें एडिटिविटी की, तो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, क्या एडिटिविटी की बात की जाए, यानी कि योज्यता की बात की जाए कि आवेश की योज्यता क्या होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, योज्यता की अगर बात की जाए तो जो आवेश होता है, सपोज मान लीजिए कि एक कोई बड़ा सा निकाय है, एक सिस्टम है, और ये सिस्टम अनेक कणों से मिलकर बना हुआ है, अनेक कणों से मिलकर बना हुआ है। मान लीजिए कि टोटल कितने कण हैं, n कणों से मिलकर बना हुआ है। अगर पूरे सिस्टम का आवेश प्लस क्यू है, सॉरी प्लस नहीं, कोई भी मान लीजिए, अगर पूरे सिस्टम पे कोई आवेश है, सपोज दैट कैपिटल हम क्यू मान ले रहे हैं, तो ये जो आवेश है इन समस्त कणों के आवेश के योग के बराबर होता है। ठीक, कहने का मतलब अगर मान लीजिए कि ये जो छोटे छोटे कण हैं, इन पर किसी पर प्लस क्यू है आवेश है, किसी पर जो है प्लस 2 क्यू आवेश है, किसी पर माइनस क्यू आवेश है, किसी पर माइनस 3 क्यू आवेश है, ये सब क्या होगा, इनके योग के बराबर होगा। जो सिस्टम का पूरा चार्ज जो आवेश है, पूरे निकाय का जो आवेश होगा, वो इनके अलग अलग कणों के आवेशों के योग के बराबर होगा। यही है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम बात कर लेते हैं जो है कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देखिए, जो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो ये दिखाता है रूल कि जो भी समस्त ब्रह्मांड में जो भी आवेशित कण हैं, उन आवेशित कणों पे जो आवेश की मात्रा है वह एक न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होती है, और वह न्यूनतम आवेश मूल आवेश या फंडामेंटल चार्ज कहलाता है, जिसे स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये स्मॉल ई क्या होता है, स्मॉल ई को फंडामेंटल चार्ज माना जाता है, और यह कह दिया गया कि इसे हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। इस प्रॉपर्टी को कि जो पूर्ण गुणक होती है क्या बोला जाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कहने का मतलब अगर हम बात करें तो जो रूल आता है Q इक्वल टू एन ई, वेयर क्या होता है, एन इसके आपको एक फुल नंबर हो जाएगा, जो एन की वैल्यू होगी वो 1 2 या 1 2 3 4 5 लाइक दिस, और ई की वैल्यू 1.6 इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये वैल्यू हो गई। यानी कि Q इज इक्वल टू एन ई, और एन की वैल्यू 1 2 3 लाइक दिस, एंड ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये हो जाएगा। तो क्वांटाइजेशन में समझ में आया। क्वांटाइजेशन का मतलब ये हो गया, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब ये हुआ कि जो समस्त आवेश हैं, आवेशित कण हैं, उन आवेशित कणों पे जो आवेश की मात्रा होती है वह एक न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होती है। यानी कि उससे अगर हम डिवाइड करें तो वो पूर्णतः उससे डिवाइड हो जाती है, और वह न्यूनतम जो मात्रा है जिससे डिवाइड होनी है वो क्या होती है, मूल आवेश, जिसे हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, और उसे हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होती है। ठीक है, और n वही नंबर है जिससे जितनी बार वो गुणा किया जाएगा, ठीक है, इसका वो जितना गुणक होगी। चलिए, ये प्रॉपर्टी रही किसकी, ये प्रॉपर्टी रही इलेक्ट्रिक चार्ज की। अगर क्वांटाइजेशन में समझ में ना आया हो तो मैं बता दूं कि जो ये क्वांटाइजेशन में अगर बात की जाए तो जो आवेश होता है किसी परमाणु पे या किसी जो है तत्व पे, वो अगर किसी पार्ट पे अगर आवेश होगा तो वो जो है 2e प्लस 2e माइनस 2e, ठीक है, इस टाइप से होगा, या e होगा या 4e होगा, ना कि प्लस 2/3e, इस तरह से नहीं होगा। यानी कि भिन्नात्मक नहीं हो सकता, साफ बात है। कहने का मतलब जो फंडामेंटल चार्ज है E, ये पूर्ण गुणक होता है समस्त आवेश का, भिन्नात्मक संख्या नहीं होती है, बस यही समझना है इसमें। ठीक है, ये रहा जो है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आई थिंक जो है समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी है। अच्छा, मैं आपको इसमें बता दे रहा हूं कि सन 1964 में एक रूल आया था, बता दो कितने में,
सन 1964 में एक कुछ वैज्ञानिक आए थे जिनमें नाम है मरे गेलमन और दूसरा नाम मरे गेलमन थे, और कौन था, जॉर्ज ज्वेग आए थे। देखिए मरे गेलमन और जॉर्ज ज्वेग 1964 में इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया था, और वह मॉडल था क्वार्क मॉडल। क्या था? क्वार्क मॉडल था। क्वार्क मॉडल प्रस्तुत किया कब? 1964 में। किसने? मरे गेलमन और जॉर्ज ज्वेग ने। इन्होंने जो है क्वार्क मॉडल में यह बताया कि जो फंडामेंटल पार्ट हैं, फंडामेंटल पार्ट कौन कौन से हैं? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। उन्होंने ये बताया कि जो फंडामेंटल पार्ट हैं, यानी जो मौलिक कण हैं, ये मौलिक कण क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। किससे? क्वार्क से। भाई अभी तो हम समझ रहे थे कि जो है सबसे बेस यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्होंने खोज करके बता दिया कि प्रोटॉन को भी डिवाइड किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी डिवाइडेबल है, क्योंकि यह जो है क्वार्कों से मिलकर बना होता है। ठीक है। इसके बाद फिर क्वार्क की खोज हुई, और क्वार्क की खोज में कौन कौन से क्वार्क आए? देखिए एक आया अप क्वार्क आया, जिसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा आया डाउन क्वार्क आया, जिसे डी से रिप्रेजेंट किया गया। फिर चार्म क्वार्क आया, चार्म क्वार्क की खोज हुई, इसे सी से रिप्रेजेंट किया गया। फिर चौथा स्ट्रेंज क्वार्क आया, स्ट्रेंज क्वार्क को एस से रिप्रेजेंट किया गया। फिर पांचवा टॉप क्वार्क बना, टॉप क्वार्क को जो है टी से रिप्रेजेंट किया गया। फिर छठा डाउन क्वार्क, टॉप क्वार्क, फिर बॉटम क्वार्क, इसे हम बी से रिप्रेजेंट किया गया। कहने का मतलब 6 क्वार्क। कितने? 6 क्वार्क जो है खोजे गए। और देखिए 6 क्वार्कों में अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क और बॉटम क्वार्क की खोज हुई। अब देखिए इनकी खोज का श्रेय जाता है अमेरिका के वैज्ञानिक जिनका नाम था J.I. फ्रीडमैन, और दूसरा नाम था हेनरी डब्ल्यू कैंडल। ठीक है। और ये अमेरिका के थे। ये दोनों वैज्ञानिक कहाँ के थे? अमेरिका के थे। और एक कनाडा के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रिचर्ड ई टेलर। ये कहाँ के थे? ये कनाडा के थे। ये कब आए थे? इन्होंने जो है 1990 में क्या दिया? क्वार्कों की खोज करवाई। ठीक है। क्वार्कों की खोज का जो श्रेय जाता है इन आयन कणों का, वो किसपे आता है? J.I. फ्रीडमैन और हेनरी डब्ल्यू कैंडल, ये अमेरिका के थे। और एक वैज्ञानिक और थे रिचर्ड ई टेलर, जो कि कनाडा के थे। इनको नोबेल मिला। क्या मिला? नोबेल पुरस्कार से ये नवाजे गए थे। 1990 में इन्होंने खोज की थी। ठीक है, क्वार्क की। अब देखिए मैं बता दूं कि जो अप क्वार्क होता है और डाउन क्वार्क, ये अप क्वार्क और डाउन क्वार्क सबसे हल्का होता है। क्या होता है? सबसे कम। इसका वेट सबसे कम होता है, और यानी कि इन सभी से कम होता है जो चारों क्वार्क हैं, यानी चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क और बॉटम क्वार्क जो है, ये इनका वेट इनका वेट ज्यादा होता है और अप डाउन का कम होता है। और इसीलिए जो है अप और डाउन क्या होता है? स्टेबल होता है। अप क्वार्क और डाउन क्वार्क स्टेबिलिटी में होता है। ये भारी होने के कारण लगातार टूटते रहते हैं, और टूट करके किसमें आते हैं? इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि अप और डाउन क्वार्क में टूट जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि समस्त अगर ब्रह्मांड में बात की जाए तो समस्त ब्रह्मांड में अप क्वार्क और डाउन क्वार्क ही बचते हैं अधिक मात्रा में। ये सब जो है लगातार कंटिन्यूसली टूट कर अप और डाउन में कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, बचता क्या है? अप क्वार्क और डाउन क्वार्क बचता है। अब देखिए मैं इसमें बता दे रहा हूं कि देखिए जो इसमें देखिए मैं बता दे रहा हूं कि जो इसमें अप क्वार्क होता है, ठीक, कौन कौन सा? अप क्वार्क, चार्म क्वार्क और टॉप क्वार्क। अप क्वार्क, चार्म क्वार्क और टॉप क्वार्क को इसे बोलते हैं अप टाइप। क्या बोलते हैं? अप टाइप क्वार्क। इसे अप टाइप क्वार्क कहा जाता है, और इस पर जो है +2e/,
3 का चार्ज होता है। कितना होता है? 2e/3 का आवेश होता है। और दूसरा क्या होता है? डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क और बॉटम क्वार्क, इनको डाउन टाइप कहा जाता है। डाउन टाइप क्वार्क कहा जाता है और इन पे -e/3 का जो है आवेश होता है। ठीक है। अब दूसरी बात अगर बताई जाए कि देखिए प्रत्येक क्वार्क का एक एंटी कण भी होता है, जैसे अप का डाउन हो गया, चार्म का स्ट्रेंज, टॉप का बॉटम, यानी कि प्रत्येक जो क्वार्क है उसका एक एंटी कण भी होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मैं बता दूं तो समझा दूं, यहां पे जो प्रोटॉन जो होता है वो UUD, और जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है? वो UDD होता है। देखिए UUD का मतलब हो गया कि अप अप डाउन। प्रोटॉन जो है 2 अप क्वार्क से और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो एक अप और 2 डाउन क्वार्कों से मिलकर बना होता है। ये रहा फंडामेंटल पार्टिकल का पार्टीशन था कि फंडामेंटल पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये भी क्वार्कों से मिलकर बने होते हैं। तो इस प्रकार से क्वार्कों के विषय में आपको जानकारी आपको मिल गई। अब देखिए जो क्वांटाइजेशन की बात की जाती है, जो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्वार्कों में भी वही है, Q = Ne। जो फार्मूला Q = Ne फंडामेंटल पार्टिकल में लगता है वही क्वार्क में भी लगता है। कहने का मतलब यहां भी जो है क्वांटाइजेशन देखने को मिलता है।